नमस्कार, मैं दीक्षा बुटोला आज की इस ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हम हिंदी भाषा के अध्ययन के सही तरीकों और NEP 2020 के आधार पर भाषा ज्ञान के विषय में चर्चा करेंगे और स्माइल हिंदी कक्षा 1 और 2 के पाठ्यक्रम से साक्षात्कार करेंगे। इस वेबिनार की प्रवक्ता हैं मिस श्वेता गुप्ता, जो सार एजुकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत है। अब मैं आग्रह करूंगी कि बिना समय व्यतीत करते हुए मैम अपनी कार्यशाला शुरू करें। धन्यवाद दीक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को नमस्कार। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं आप लोगों को देख भी सकूं, तो वो बेहतर रहेगा। तो अगर आप अपना कैमरा ऑन कर लें। एक सिंसियर रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि कुछ बातें, कुछ खेल, कुछ आपके विचार मैं जानूं और मेरे विचार आप जान सके और मैं आपको देख सकूं। इन द मीन टाइम मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ अपनी। तो आज जैसे दीक्षा ने बताया कि आज हमारा साक्षात्कार रहेगा हिंदी करिकुलम, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए, स्माइल का जो हिस्सा है। स्माइल एक इंटीग्रेटेड करिकुलम है जिसमें हम 5 विषय पढ़ाते हैं: इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS और ICT। और इस इंटीग्रेटेड करिकुलम का हिंदी भी एक हिस्सा है। आज का जो केंद्रीय बिंदु रहेगा वो जानना स्माइल हिंदी पाठ्यक्रम के बारे में, हिंदी पढ़ाने के लिए कुछ रोचक गतिविधियां, कैसे हम हिंदी को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, क्या क्या जीवन मूल्य हम सीखते हैं वो कहानियां और वो कविताएं जो हम पढ़ते हैं उनके माध्यम से, और कुछ NEP बिंदु जो हम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्या हम स्टैंडर्ड्स के अनुसार ग्रेड एप्रोप्रिएट चीजें कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और NEP की क्या चीजें बच्चे हमारे सीख पा रहे हैं। और अंत में हम पाठ योजना से परिचय करेंगे जो हिंदी स्माइल करिकुलम का की पाठ योजना रहती है। तो अगर मैं किताबों से आपका परिचय कराऊं, तो लोग स्माइल को जानते हैं, उनको पता है कि हर कक्षा के लिए 4 किताबें रहती हैं हर विषय के लिए। सो हमारी जो हिंदी की भी रहेगी किताब, वो है पाठ्य पुस्तक 1, जो हिंदी के नाम से रहेगी, और उसकी एक कार्य पत्रिका, वो भी हिंदी के नाम से रहेगी। सो पाठ्य पुस्तक और कार्य पत्रिका ये हमारे हाफ सेमेस्टर के लिए रहती है, यानी आधे साल के लिए रहती है। और दूसरे आधे साल के लिए पाठ्य पुस्तक ब और कार्य पत्रिका ब। ऐसा ही ग्रेड 2 में भी रहता है, पाठ्य पुस्तक और कार्य पत्रिका का कॉम्बिनेशन। जैसे कि मैंने बोला कि ये स्माइल करिकुलम में इंटीग्रेटेड है, तो स्माइल करिकुलम एक इंटीग्रेटेड और थीमेटिक करिकुलम है। तो क्या विषय है जिनको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, उनका एकीकरण 9 विषयों पर आधारित है। पहला विषय है मैं और मेरा संसार, दूसरा थीम है लोक, स्थान और सुरक्षा, तीसरा हमारा भोजन। इनका जो ऑब्जेक्टिव है इन विषयों को लेने का, ताकि ये ही एक पैरेलल करिकुलम चल सके सारे सब्जेक्ट्स में। तो बच्चा अगर मैं और मेरा संसार के बारे में EVS में जान रहा है, तो उसी से संबंधित मेरी कहानी व कविता हिंदी में भी है। तो बच्चे को एक डायरेक्टेड लर्निंग मिल रही है, एक दिशा के साथ उसकी लर्निंग हो रही है, ताकि वो वही उसी चीज में रहे और उसी चीज के बारे में जान सके। ये 9 थीम हमारे सभी सब्जेक्ट्स में चलते हैं और सिमिलरली हिंदी में भी चलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग जो चीज है, जो स्माइल करिकुलम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि जो भी कहानी, कविता या कोई भी विषय हमने पढ़ाया है वो चरित्र के द्वारा पढ़ाया है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, क्या चारित्रिक एजुकेशन जो चरित्र के थ्रू हम पढ़ाते हैं, उसका कोई बेनिफिट होता है? क्या आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताएंगे कि चरित्र के थ्रू पढ़ाना, अगर एक कैरेक्टर बता रहा है अपनी कहानी,
या एक कैरेक्टर बता रहा है कि ऐसा ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ और उससे रिलेटेड हमने कहानी दी, तो उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। कुछ आंसर्स आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। वेरी गुड, इंटरैक्टिव हो सकता है, बच्चे रिलेट कर पाते हैं। थैंक यू ईशा, बच्चे बिल्कुल रिलेट कर पाते हैं। चरित्र से बहे खुद को जोड़ पाते हैं। जी, चरित्र से बच्चे खुद को जोड़ पाते हैं। स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट आता है, डेफिनेटली। लर्निंग आसान हो जाती है, बिल्कुल सही, लर्निंग आसान हो जाती है, बच्चे समझ पाते हैं। वो उनकी ही लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ, उनके ही आसपास होने वाली दिनचर्या वाली चीजों से हम जोड़ जुड़ पाते हैं और उन्हीं चीजों को हम इंटीग्रेट कर पाते हैं। फ्रेंडली होते हैं, नाइस, बिल्कुल सही। एक बहुत, पूजा मैम ने बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया है कि उन्हें रोल मॉडल भी मिल जाता है। शायद जो हम नैतिक एजुकेशन देते हैं, जो वैल्यू एजुकेशन देते हैं, वो सिर्फ कहने के पर्पज से नहीं होता, बट अगर वो किसी चरित्र को देखते हैं करते हुए या उसे उस समस्या से जूझते हुए देखते हैं, तो वो समझ पाते हैं कि हमें भी कैसा इस सिचुएशन में करना है। जैसे कि कहते हैं कि पर्सनालिटी आपकी जो होती है वो टिप ऑफ आइसबर्ग होती है, और थोड़ी ही रिवील होती है और बाकी सब छुपी रहती है। तो वो कब निकल के आती है, जब बच्चा उस सिचुएशन में जाता है। तो ग्रेड 1 और 2 का अगर बच्चा है तो उसको बहुत ज्यादा बाहर की सिचुएशन तो नहीं फेस करनी पड़ती, लेकिन अगर हम ऐसी चारित्रिक एजुकेशन उनको देंगे और चरित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास के बच्चे और किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। वेरी नाइस रूबी मैम, सामाजिकता का ज्ञान होता है, क्योंकि हम हर एक लिमिटेड समाज में रहता है। ग्रेड 1 और 2 का बच्चा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहता है, वो हर तरह का एक्सपीरियंस नहीं ले पाता है। उसको हर तरीके के एक्सपीरियंस है और बच्चों की समस्याओं से उस वो रूबरू होता है और समझ पाता है कि क्या उस सिचुएशन में वो करता है। वेरी नाइस। सो जो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो चरित्र के साथ होता है। ये कुछ चरित्र हैं जो ग्रेड 1 और 2 में हैं। जैसे ये पहली जो बच्ची है वो किकी है, फिर हमारे रॉनी और रिया है, फिर हमारे ऋषि और रूबी है। सो ऐसे नाम जो बच्चों के आमतौर पे नाम होते हैं और बच्चे उनसे कनेक्ट भी कर पाते हैं। तो कुछ ऐसे ही ब्लूम टेक्सोनोमी में पहचाने गए विभिन्न संज्ञान ज्ञान क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन को शामिल करता है, जैसा आप लोगों ने बताया। उनकी आंतरिक प्रेरणा को अपील करता है और जानकारी बनाए रखने में मदद करता है। विद्यार्थी चरित्रों से जुड़ पाते हैं और जुड़कर पाठ को समझ पाते हैं। जो चरित्र है वो पाठ को रोचक और सरल बनाता है। जो स्माइल का हिंदी पाठ्यक्रम है, अगर आप देखेंगे तो उसके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। अलग अलग कंपोनेंट्स जो उनके पाठ के घटक हैं उनके बारे में एक बार बात करते हैं हम, उसका एक प्रस्तुतिकरण करते हैं। जब पाठ
देयर वाज सम टेक्निकल इशू, लाइट चली गई थी इसलिए कनेक्शन लूज हो गया था. आई होप ऑल ऑफ यू कैन हेयर मी नाउ. कैन यू प्लीज गिव मी अ थम्स अप? Thank you. Let me share my screen again. तो हम पाठ के प्रस्तुतिकरण पे बात कर रहे थे. पाठ के अलग अलग घटक होते हैं. तो पहला जो घटक हमारा है वो है पाठ के झरोके से, जिसे हम इंग्लिश में ट्यूनिंग इनका कॉन्सेप्ट बोलते हैं. इस कॉन्सेप्ट का मतलब है ये चरित्र, जो हम जिन चरित्रों की बात कर रहे थे उनसे परिचय होना, उनकी समस्याओं को समझना और उसे पाठ से जोड़ना. तो अगर आपने कुछ ब्लूम्स टेक्सोनोमी के वर्ड सुने होंगे तो उनमें एक वर्ड है स्पाइरल अप्रोच की बात करना. यानी जो जानता है बच्चा, बच्चे को नोन से अननोन की तरफ ले जाना, ज्ञानता से अज्ञानता की तरफ ले जाना. तो जो बच्चा जानता है उससे हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. वो क्या जानता है और किसके थ्रू, किस तरह से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है. ये एक और तरीके में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे हम जो लैंग्वेज के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो चारों कंपोनेंट्स में को हम कोशिश करते हैं कि हम हर घटक के साथ इस्तेमाल कर सकें. तो यहाँ बच्चा ग्रेड 1 में तो बहुत छोटा है, लेकिन 2 तक वो डायलॉग्स को पढ़ सकता है, संवादों को पढ़ के उन्हें कॉम्प्रिहेंड करके और उनके बारे में बात कर सकता है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकता है. और अगर कुछ ऐसा लिखने का कार्य है तो वो भी कर सकता है. एक 21st सेंचुरी स्किल्स की बात होती है तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट 21st सेंचुरी स्किल है क्रिटिकल थिंकिंग. सो उस क्रिटिकल थिंकिंग को करता है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कोई सवाल ऐसा होता है जो बच्चे को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. सो वहां वो क्रिटिकल थिंकिंग भी करता है, कम्युनिकेशन भी करता है. और अगर यही काम हम कोलैबोरेशन में दे दें कि आप ग्रुप में काम करें या आप अपने पेयर पार्टनर के साथ काम करें, तो भी वो बच्चा कोलैबोरेशन करता है, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिवली अपने आंसर को एक्सप्रेस करता है. यहाँ पे एक क्रिटिकल थिंकिंग का टूल है विजिबल थिंकिंग रूटीन. अगर आपने किताब में देखा होगा तो पीछे उसके कुछ फॉर्मेट्स भी दिए हुए हैं, तो उनको भी हम यूज करते हैं. आगे हम कार्यशाला में देखेंगे कि उनका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं. उसके बाद हम पाठ में आए हुए जितने भी शब्द हैं जो डिफिकल्ट शब्द हैं, उनसे हम बच्चे को अपग्रेड कराते हैं, उनकी नॉलेज देते हैं बच्चे को. इसके लिए भी हम अलग अलग गेम्स रिकमेंड करते हैं. और उसके बाद एक जो बच्चे की पर्सनलाइज्ड डिक्शनरी है, वीई कार्ड्स, जो शब्दावली पत्रक है, वो बच्चा भरता है इन शब्दों के लिए. जब बच्चे को वो शब्द पता चल गए, अब वो उसे उन शब्दों का, उन कठिन शब्दों का मतलब पता चल गया, आगे बढ़ने पर जब वो पढ़ना शुरू करता है आओ बड़े घटक में, तब वो उन शब्दों से रिलेट कर पाता है, क्योंकि वो समझ चुका है ये शब्द है क्या, इनका मतलब क्या है. तो उसे कॉम्प्रिहेंड करने में आसान रहता है. एक और फायदा होता है पहले से शब्द का मतलब बता देने से, कि बच्चा यहाँ पे उसका कंटेक्चुअल यूज समझ पाता है कि इस शब्द को मैं एक्चुअली यूज कैसे करूंगा. क्योंकि शायद हमें शब्द तो बहुत सारे पता होते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है वो हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो उस चीज को बच्चा यहाँ पे रिलेट कर पाता है कि उस शब्द का मतलब क्या है. बताइए एक ऐसा सेक्शन है जो हम क्विकली रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि जितना भी बच्चे ने पढ़ा है वो उसको समझ पा रहा है, कॉम्प्रिहेंड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. अगर एक कविता है तो उसमें शायद एक ही बार बताइए आएगा, मगर अगर एक कहानी है तो उसमें हम 3 से 4 बार एक बताइए का सेक्शन रखते हैं, जिससे हमने छोटा सा अगर एक सेगमेंट पढ़ाया कहानी का, बच्चा उसके बारे में रिफ्लेक्ट बैक कर सके. ये एक टूल होता है टीचर के पास भी, जो ये समझ पाती है कि क्या बच्चा मेरा सुन रहा है, क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या जितना कहानी
I'm again sorry for the inconvenience. There's some electricity issue. Let me share my screen. तो हम बात कर रहे थे बताइए पे। तो बताइए पे बच्चा रिफ्लेक्ट बैक करता है और ये एक टूल है टीचर के पास में जो बच्चों को मॉनिटर कर सकती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे। जो इसमें प्रश्न दिए जाते हैं वो सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चंस ही नहीं है, उसमें कुछ इन्फरेंशियल क्वेश्चंस भी होते हैं। सो हम बेसिकली दो तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं। एक फैक्चुअल क्वेश्चन होता है जिसका सीधा सीधा आंसर चाहे पोम हो चाहे कहानी हो उसमें मिल जाता है। लेकिन जो इन्फरेंशियल क्वेश्चन है वो बच्चे को अगेन क्रिटिकल थिंकिंग के लिए प्रोवोक करता है कि बच्चा सोचे और फिर जवाब दे। एक और सेक्शन है जिसमें हम रोचक तथ्य बताते हैं, क्या आप जानते हैं। तो कुछ अलग अलग चीजें जो कहानी से या कविता से ही रिलेटेड होती हैं उनको हम बताते हैं। एक बार बच्चे ने चैप्टर पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद वो आता है अभ्यास के प्रश्न पर। अभ्यास के प्रश्न अलग अलग तरीके के हमने डाले हुए हैं, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिल इन द ब्लैंक्स है या ट्रू फॉल्स है और सीक्वेंसिंग के भी क्वेश्चन है। तो सीक्वेंसिंग में उसे स्टोरी की सीक्वेंस बतानी होती है या तो पिक्चर के माध्यम से, जैसे ग्रेड 1 में हमने पिक्चर के माध्यम से दिया है और ग्रेड 2 में हमने दिया है सेंटेंसेस के माध्यम से, वाक्यों के माध्यम से। तो अगर यहीं पे रुक के मैं आपसे पूछूं कि क्या सीक्वेंसिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका कुछ बेनिफिट होता है, कुछ फायदा होता है, क्या आप लोग अपनी राय शेयर करेंगे मेरे साथ कि सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस किस लिए जरूरी है और क्या ये जरूरी है भी या नहीं। सो रिमेम्बरिंग द स्टोरी, सीटी मैम ने बोला है। माधवी मैम बोल रही हैं हाँ बिल्कुल जरूरी है। पर माधवी मैम कैन यू प्लीज शेयर कि क्यों जरूरी है। एक क्यों का जवाब अगर हम मिलना पता चल जाएगा तो हमारी बहुत सारी चीजें समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि फिर हम रोट लर्निंग से मूव अवे कर जाएंगे। रिकॉलिंग के लिए वंडरफुल, फॉर अटेंशन ओके, और कुछ फॉर कॉन्सेंट्रेशन। बट सीक्वेंसिंग ही क्यों, मे बी वो उनको बाकी सवाल से भी पता चलेगा हमें। बट सीक्वेंसिंग हमें क्या सिखाता है। ओके, रिव्यू ऑफ द चैप्टर, अलर्टनेस। अच्छा, अगर मैं इसी सवाल को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं तो क्या सीक्वेंसिंग सिर्फ लैंग्वेजेस में होती है या क्या वो मैथ्स में भी होती है और क्या वो ईवीएस में भी होती है, और अगर इसे और एक्सटेंड करूं तो क्या वो कंप्यूटर साइंस में भी होती है। क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्या ये अलग अलग सब्जेक्ट्स का पार्ट नहीं है सीक्वेंसिंग। सो अगर सीक्वेंसिंग हम लैंग्वेज में सीखते हैं तो वहां भी हमें पता चलता है कि कहानी का किस तरह से कहानी आगे बढ़ी या किस तरह से। ऐसा तो नहीं होगा कि पहले सोल्यूशन दे दिया जाए और फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करा जाए। तो बच्चे, ये एक अगेन टूल है क्रिटिकल थिंकिंग का और क्रिएटिव राइटिंग का, जो हम बच्चों से ये कोशिश करते हैं कि वो क्रिएटिव राइटिंग करें, वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। लेकिन हम कहीं उन्हें सिखाते नहीं है कि किस तरह से एक्सप्रेस करें, क्या क्या वो टूल्स हैं जो वो यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन के लिए। सो सीक्वेंसिंग एक ऐसा टूल है जिसमें हमें ये पता होता है पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ और उसके बाद क्या हुआ। तो इसी तरह से बच्चों को धीरे धीरे एक एक माध्यम मिलता है अपनी बात को भी एक्सप्रेस करने का। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्नों के करने के बाद, अभ्यास करने के बाद हमारे पास कुछ मूल्य आधारित प्रश्न है। मूल्य आधारित प्रश्न यानी नैतिक एजुकेशन जो हमने देनी है वो हम इन मूल्य आधारित प्रश्नों के माध्यम से देते हैं और जीवन मूल्यों की परख बच्चा कर पाता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, इनका कोई ऐसा सही या गलत नहीं होता। बच्चे को एक फ्रीडम दी जाती है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। और जैसे मैंने बात करी थी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, चारों ही कंपोनेंट्स कवर किए गए हैं।
तो 2 सेक्शन स्पेसिफिकली है, सुनने की बारी और बोलने की बारी। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपने आप को हर तरीके से एक्सप्रेस करने की कोशिश करेगा, वो कैसे बोले, कैसे परफेक्टली बोल सके और कैसे सुनकर रिस्पॉन्ड कर सके। उसके बाद ग्रेड 1 एंड 2 में स्पेसिफिकली सेक्शन है वर्तनी के लिए, जो कि सबसे बड़ी कंप्लेन रहती है हम सभी हिंदी टीचर्स की। और मैंने जो आपके प्रश्न भी पढ़े उसमें भी यही था कि मात्राओं का कैसे करें, मात्राएं कैसे सिखाएं। तो वर्तनी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग रूल्स, और जिसके लिए ही हमारा ग्रेड 1 का पूरा करिकुलम डेडिकेटेड है कि किस तरह बच्चों की वर्तनी को हम इम्प्रूव करें। इसी चीज को एक्सटेंड करके वर्तनी का बेसिक मात्रा का ज्ञान ग्रेड 1 में देने के बाद हमने 2nd to 5th तक वर्तनी को कंटिन्यू रखा है, ताकि बच्चे स्पेलिंग्स को जानते रहें, अलग अलग उनके कॉम्बिनेशन और किस जगह क्या आवाज आ रही है उसको समझ सके और उसके अनुसार लिख सके। उसके बाद हमारा एक पढ़ने की बारी और लिखने की बारी भी है, अगेन अ पार्ट ऑफ LSRW कंपोनेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है आओ कड़ियां जोड़े। आओ कड़ियां जोड़े एक क्रॉस करिकुलर लिंक है, जिसमें हम हिंदी में किस तरह से गणित को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, या हम साइंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, या मे बी इंग्लिश को और ICT को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो ये बात हो गई हमारे पाठ के घटक की। पुस्तक के शुरुआत में आपको व्यापकता और क्रम मिलता है जो स्कोप एंड सीक्वेंस है, और यहाँ पे आपको पता चलता है कि हमने क्या क्या कवर किया है। वर्तनी कौन सी कवर करी है, श्रवण कौशल क्या है, कथन का क्या है, लेखन और पठन में क्या क्या कर रहे हैं। सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल इसका। ये ग्रेड 1 से अब हम शुरू करते हैं। ग्रेड 1 में हमारा जो फोकस है वो है बच्चे को पढ़ना सिखाना, कि वो खुद से एक इंडिपेंडेंट रीडर होके कविता या कहानी को पढ़ सके। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ग्रेड 1 में बच्चा खुद से रीडिंग करता है, वो सारी मात्राएं समझ लेता है? एक बार चैट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताइए। क्या बच्चा ग्रेड 1 में आपके अनुसार, जब बच्चा सीनियर KG से आ रहा है ग्रेड 1 में, क्या वो इतना सक्षम है कि वो एक कहानी को इंडिपेंडेंटली पढ़ पाए? सो आप सभी की राय ना में है। किसी एक ने हाँ बोला है, बट सब लगातार ना 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 कर रहे हैं, क्योंकि ये हम सब फेस करते हैं, बच्चे खुद से रीड नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने क्या करा है, हमने एक मात्रा एक कहानी का कॉन्सेप्ट करा है। बच्चा एक ही मात्रा सीखेगा पहले, और उसके बाद उसी से रिलेटेड कहानी पढ़ेगा। जब उसको उस मात्रा में पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो उसका रीड कर पाएगा, वो उसको लिख पाएगा प्रॉपरली, तभी हम दूसरी मात्रा पे जाते हैं। तो जैसे अगर आप देखें ग्रेड 1 के बुक का स्ट्रक्चर, अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पुनरावृत्ति का है, जिसमें हम बेसिक वर्णमाला के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, साउंड्स को समझता है, क्योंकि अगर आप हिंदी भाषा को देखें तो हिंदी एक ऑलमोस्ट 95% एक फोनेटिक लैंग्वेज है और बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। CH कभी क की साउंड कर रहा है, कभी च की साउंड कर रहा है, कभी श की साउंड कर रहा है, ऐसा नहीं होता। अगर च है तो च की ही साउंड करेगा। सो हिंदी में हमें बेसिकली समझना है मात्राओं का ज्ञान, और एक बार अगर वो हमें आ गया, हमारे बच्चे को आ गया, तो वो स्पेलिंग मिस्टेक्स भी नहीं करेगा। बट अभी तक क्या होता आया है, हम उसे स्पेलिंग्स रटाते हैं। उस स्पेलिंग के रटाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, उससे थोड़ा मूव ऑन होके हमें उसकी साउंड्स पे फोकस करना होगा। यानी हिंदी को भी वैसे ही पढ़ाना होगा जैसे हम इंग्लिश में फोनिक्स पढ़ाते हैं, वैसे ही हमें हिंदी में भी इसे फोनिक्स बेस्ड पढ़ाना होगा। सो फर्स्ट चैप्टर मेरा पुनरावृत्ति है, अबाउट जितने भी व्यंजन हैं, जितने भी स्वर हैं, उनसे हम रूबरू कराते हैं, और जितने भी साउंड्स आ रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन होता है। जो 2nd to 13th चैप्टर है, यहाँ पे हम एक एक मात्रा को इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे परिवार के साथ में अमात्रिक शब्द हैं। 3rd चैप्टर मेरा आरव चला पाठशाला। आपको चैप्टर का नाम देख के ही लग रहा होगा कि ये आ मात्रा का शब्द है। आम का छिलका, और आप देखेंगे कि ये थीम से भी इंटीग्रेटेड है। सो ये ई, और ये काशवी की खीर ई मात्रा के कहानी है।
सो इस तरीके से एक एक मात्रा, अब जब बच्चा 5th चैप्टर पे आ गया और वो ई मात्रा पे आ गया, तो वो आ मात्रा, ई मात्रा को कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। तो इस कहानी में आपको पुरानी दी गई मात्राओं का भी वर्णन मिलेगा और शब्द मिलेंगे। पहली किताब में जो ए पाठ है उसमें हम ऊ तक कवर करते हैं, और बेर का पेड़ ए ऐ ओ औ, और फिर हम जो है ये अनुनासिक और अनुस्वार शब्दों के साथ इसको कंक्लूड करते हैं। और 14th चैप्टर एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट चैप्टर है, जिसमें बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली पूरी स्टोरी को विदाउट एनी मात्रा इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब उसने सब मात्रा सीख ली है, उनको रीड कर पाता है। तो एक बहुत सवाल आया मेरे पास कि हिंदी को रोचक कैसे बनाए। तो पहले एक बार वर्णमाला का कुछ देखते हैं। ये वर्णमाला है, तो क्या इसे क च ट त प ऐसे पढ़ा सकते हैं? यानी कि हम पढ़ाते हैं ऐसे, पर क्या हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं? क्या आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे हाँ या ना? क्या हम इसे डाउन वर्टिकली पढ़ा सकते हैं या हमें हॉरिजॉन्टल ही पढ़ाना होता है, और क्यों? एक क्यों जरूर जुड़ेगा। अगर हम ना लिख रहे हैं या हाँ लिख रहे हैं तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी। दीक्षा मैम, कैन दे कॉन्ट्रीब्यूट, कैन दे स्पीक? सो मैम, आप लोग अनम्यूट होके बता भी सकते हैं कि ऐसा हम क्यों और क्यों नहीं कर सकते। वुड एनीबडी लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट? Any one of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Very good evening, dear. मैम, ये जो वर्णमाला है ये वर्ग में विभाजित है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। बिल्कुल तो सही। जिस तरह से ये हमारे मतलब बॉडी से निकलती है, उसी तरह से इसको डिवाइड किया हुआ है मैम। जैसे आपने पहले बोला साइंटिफिक लैंग्वेज है हिंदी, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल हम मैम। इसको मैम। यस मैम। अच्छा, ये वर्गीकरण क्यों करा हमने? क्योंकि माउथ पोजीशन का एक तरीका होता है क ख ग घ बोलने का। अगर भारती मैम आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? भारती मैम, ओके। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये वाली लाइन आप मुझे एक बार पढ़ के सुनाएं। आवाज कर, लाइट। क्या कोई मेरे लिए वाली लाइन पढ़ सकता है? ये वर्ग पढ़ के सुना सकता है? प ब भ म। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे मैम। प फ ब भ म। ओके, दीक्षा मैम आप ही बता रहे हैं। क्या मुझे कोई और कुछ? मैम ये प फ ब भ म। बिल्कुल सही मैम। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए बिल्कुल। प फ ब भ म। ओके, हाँ, हाँ ये फ नहीं है, फ है। बिल्कुल सही। मगर वो फ हम लोग गलती करते हैं, इसीलिए तो मैंने ये वाली लाइन पढ़वाई आप लोगों से। तो अगर आप इसमें माउथ पोजीशन देखेंगे, अगर मैं प फ बोलूंगी तो मेरी माउथ पोजीशन चेंज हुई, प फ। लेकिन अगर मैं प फ बोलूं, प फ ब भ म, सेम ही माउथ पोजीशन आ रही है। हाँ जी, होठों का प्रयोग है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। इसलिए हिंदी में कुछ फल नहीं होता, फूल नहीं होता, फल होता है, फूल होता है। फल फूल, बिल्कुल सही। तो ये एक अगेन वही हमारी बहुत साइंटिफिक फोनेटिक लैंग्वेज है, और सच में मुझे बहुत गर्व होता है अपनी भाषा पे कि हमारी भाषा इतनी साइंटिफिक है। और इसके वाला क्लियर करेंगे, श स ह। हाँ जी मैम, ये जो बेसिक होता है श श स ह, ये एक्स्ट्रा वर्ण आ गए हमारे, ये एक्स्ट्रा वर्ण है। य र ल व तक हमारी पूरी माउथ पोजीशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं पवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग होता है, शवर्ग नहीं होता। ठीक है, तो वर्गीकरण यहीं तक ही रहता है।
Yes. हमारे एक्स्ट्रा वर्ड हैं जो हम सिखाते हैं। तो हमें बच्चों को पहले ये समझाना है कि क्या वर्ण है। अच्छा, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण ध्वनियां हैं। ध्वनि है, और वो ध्वनि क्या ये चित्र के तो रूप में प्रस्तुत किया है। क्या आप ये बताएंगे कि वर्ण क्या होता है? जब हम ध्वनि को लिखते हैं तो वर्ण बन जाते हैं। यस मैम। और क्या ये वर्ण है? क्या ये त, ये च, ट ये वर्ण है या ये अक्षर है? वर्ण है। वर्ण है। ओके, लेकिन त या ट किस किस को मिला के बना हुआ है मैम? त प्लस अ। वेरी गुड। तो अगर मैं वर्ण की डेफिनेशन देखूं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं जैसे त की, तो ये जो मैंने त लिखा, एक सेकंड, त ये मेरा स्वर रहित वर्ण है, और अगर इसमें अ जुड़ जाता है तो वो स्वर सहित होके त बन जाता है। यस, पूर्णतः। पूर्णतः बन जाता है, बिल्कुल सही। तो लेकिन हम ये अपने बच्चों को तो सिखाते ही नहीं है। हमको उनको भी ये नॉलेज देनी है ताकि वो समझ सके कि वर्ण की साउंड क्या है और उसके साथ मेरा क्या स्वर जुड़ा जिसने उसे कंप्लीट किया और मेरा एक अक्षर बन पाए। तो हम उसको पहले जो भाषा के जो स्किल्स होते हैं, अगर मैं भाषा सिखाने के स्किल्स की बात करूं तो हमारे स्किल्स हैं लेटर की साउंड को समझना, उस वर्ण की साउंड को समझना। तो हमने क की साउंड को समझा, अगर ये अक्षर लिखा हुआ है क तो इसकी साउंड क्या है। क्योंकि कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि अगर लिखा हुआ है क, या हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को का खा गा घा, जबकि ये क ख ग घ है। तो हमें उच्चारण को बिल्कुल सही रखना है अपने, तभी बच्चे को क्लैरिटी आएगी कि इस वर्ण का साउंड क्या आता है। सो पहला स्टेज रहता है कि बच्चा साउंड को समझ सके कि जो वर्ड है, जो ग्राफीम है, ग्राफीम एसोसिएशन है, उसको समझ सके कि साउंड क्या आ रही है इस लेटर की। जब बच्चा वो साउंड समझ लेता है तो उसको लिखना आना चाहिए। तो लेटर की राइटिंग स्किल्स उसको पता होना चाहिए कि इसको लिखना कैसे है। फिर हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट होता है, नेक्स्ट स्किल होती है कि इनको जोड़ के वो कुछ शब्द बना सके। वो शब्द बनाना सीखता है जिसे हम ब्लेंडिंग कहते हैं। कुछ लेटर्स को जैसे क, म, ल को वो कंबाइन करेगा, ब्लेंड करेगा और समझेगा कि क्या शब्द बना। कमल, कमल। और कितनी ध्वनियां सुनाई दी हमें कमल में? क, म, ल। हमें 3 ध्वनि सुनाई दी कमल में। ठीक है, यस तो मैम। कितनी ध्वनियां सुनाई दी है और कितने लेटर्स हैं? कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके ओके। सो बच्चा समझ पाएगा कि मेरा शब्द कैसे बना, किन किन वर्णों को मिला के बना, और उसमें क्या क्या साउंड बच्चे को सुनाई दे रही है और कितनी साउंड। सो फर्स्ट चैप्टर में हम बेसिक रिवीजन करते हैं फोनिक्स का। आइए अब सबसे बड़ी जो क्वेश्चन होता है कि वर्णमाला कैसे सिखाएं और कैसे बच्चों को शब्द बनाएं। तो एक ये कुछ देख के याद आ रहा है आप लोगों को, कुछ बोर्ड गेम जो हम बचपन में खेला करते थे। सो बच्चों को भी तभी समझ में आता है जब बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। तो इस बोर्ड गेम को हमने, इस लूडो गेम को हमने एक हिंदी का गेम बनाने की कोशिश करी है। एक वीडियो देखते हैं कि इसको किस तरह से हम खेल सकते हैं। यह खेल 2 या 2 से अधिक बच्चों के साथ खेला जा सकता है। दीक्षा, कैन यू हियर द साउंड? यस मैम। तो आया 4।
क्या अगर अब आप देखें कि वो आगे सेंसिबल वर्ड या सार्थक वर्ड बना रहा है, सो क्या बन रहा है? मर्डर, सो गर्डर, सो वो एक सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, तो बच्चा आगे नहीं बढ़ सकेगा। 3 आया है। अब अगर यहां से हम पढ़ें तो ह व न सार्थक शब्द बन रहा है, तो बच्चा न पे पहुंच जाए। पढ़े यहाँ से क्या शब्द बन रहा है? सड़क, तो ये भी एक सार्थक शब्द है, तो बच्चा आगे बढ़ सकेगा। तज, तज कोई शब्द नहीं हुआ, इसलिए हमारा जो टोकन है वो त पे ही रह जाएगा। ये है। सो इस खेल के द्वारा बच्चा एक तो पढ़ना सीख रहा है, उसको ये स्किल आ रही है कि मैं ब्लेंड कैसे करूं, लेटर रिकॉग्निशन कर पा रहा है, उस लेटर की साउंड निकाल पा रहा है और खेल खेल में आगे सीख भी रहा है। तो इसको आप और भी कई तरीके से यूज कर सकते हो। अभी मैंने अमात्रिक शब्दों के लिए यूज किया है, फिर आप मात्रिक शब्दों के लिए यूज कर सकते हो, या आप इससे ग्रामर के भी गेम्स बना सकते हो। सो ये एक लूडो का गेम है जो हर बच्चा खेलता ही है, और यहाँ पे भी कम से कम 4 बच्चे आपस में कोलैबोरेट करके खेल सकते हैं इस खेल। अब मैं एक पार्ट लेती हूँ और उसका एग्जीक्यूशन क्विकली आपको बताती हूँ। पार्ट का झरोका मैंने बताया, जैसे यहाँ पे इस चित्र में ऋषि जो कैरेक्टर है वो सेब का छिलका हटाकर खाना पसंद करता है, लेकिन माँ तो कहती है कि कुछ फलों को छिलकों के साथ ही खाना चाहिए। अब छिलकों का क्या एडवांटेज होता है, और अगर आप छिलका शब्द सुनेंगे तो ई साउंड मेरी आ रही है, और उसको किस तरह से मैंने एक पिक्चर के माध्यम से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। तो मैं वैल्यू एजुकेशन भी दे रही हूँ कि जो छिलका होता है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, उसको खाना भी चाहिए। बच्चों को आइडेंटिफिकेशन भी करवा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन कौन से फल हम छिलके के साथ खा सकते हैं और कौन से बगैर छिलके के साथ खा सकते हैं। ये पाठ का झरोका है, इसका मैंने आपको पहले बताया था कि क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। हम आते हैं अब, जब हमें पाठ शुरू करना है, अब ये कि ये डिकोडेबल रीडर कैसे है और बच्चा कैसे खुद से पढ़ेगा, उसका मैं आपको बताती हूँ। वर्तनी ज्ञान से हम शुरू करते हैं। हमें ई साउंड करानी है, तो छिलका, छिलका, छिलका शब्द में ई की आवाज आ रही है, और ई की आवाज व्यंजन के साथ जब आती है तो ये मात्रा बन जाती है। तो अब क प्लस ई की बनेगा, ग प्लस ई गी बनेगा, छ प्लस ई छी बनेगा। अब जब बच्चे को ये पढ़ना आ गया कि की गी छी, तो उसको ये साउंड समझ में आ गई। अब वो क्योंकि आ शब्द पढ़ चुका है इससे पहले बच्चा, तो की ता ब, अब यहाँ पे साउंड बेस्ड बच्चा पढ़ रहा है कि किस तरह से वो शब्द बना पा रहा है अलग अलग साउंड्स को जोड़कर। तो 3 साउंड यहाँ पे सुनाई देती है कि ताब में, और अगर बच्चा आइडेंटिफाई कर पाएगा और उसे मात्रा का ज्ञान है तो बच्चा कभी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा। अब जब बच्चे ने ई साउंड सुन लिया, नेक्स्ट हमारा टारगेट है, अच्छा छोटा अ बड़ा ई बड़ा अ, क्या ये सही है तरीका? क्या कोई छोटा या बड़ा होता है? क्या ये सही तरीका है? सिल्की मैम तो मना कर रही हैं। तो हमें ये वोकैबुलरी यूज नहीं करनी, छोटा ई बड़ा ई, हमें वहां पे साउंड्स ही देने हैं। अ आ ई उ, इस प्रकार से हमें साउंड ही बात करनी है, क्योंकि कोई व्याकरण की किताब हमें छोटा अ बड़ा अ छोटी ई बड़ी ई नहीं बताती है। अब जब बच्चे को ई साउंड समझ में आ गया, अब उसे हर वर्ण के साथ इसके मेल से क्या साउंड मिलती है फाइनल, वो समझेगा। तो ये चार्ट हम सब बच्चों से पहले बुलवाएंगे कि खी गी घी, छी छी जी जी। जब उन्हें इन साउंड्स का आइडिया हो जाएगा, उसके बाद बच्चा साउंड को आइडेंटिफाई कर पाएगा और लिख पाएगा। इसे भी हम खेल के माध्यम से करा सकते हैं।
क्या करें कि जैसे हमने यहाँ पे देखा है कि ई साउंड कैसे बनी, तो क प्लस ई, इसके 2 फ्लैश कार्ड्स बना ले, बच्चे को फ्लैश कार्ड्स दे अलग अलग बच्चों को। तो एक सपोज हमने क वर्ग का हमने वर्ग उठा लिया और क ख ग घ चारों वर्ण ले लिए, तो बच्चों एक बच्चा फ्लैश कार्ड लेगा, क ख ग घ अलग अलग बच्चे ले लेंगे और ई एक मात्रा आ जाएगी उनके साथ। तो अगर हम साथ मिलकर एक्टिविटी करेंगे, एक साथ कूदेंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि कौन सी साउंड आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे होंगे, एक बच्चे के पास एक वर्ण होगा और एक मात्रा। Good evening, ma'am. Sorry to interrupt you, ma'am. I have a query, ma'am. Yes, Actually, ma'am. मैम मैंने पढ़ा है कि हम जो व्यंजन है उन्हें बिना स्वर के नहीं बोल सकते, हम उन्हें लिख सकते हैं। जैसे क हाँ जी। है, उसके नीचे हलंत है, और आपने बोला क और प्लस ई, तो बट वो अ की साउंड आएगी मैम, जब आएगी वो ही आएगी, बिल्कुल। हम उसको फ्लैश कार्ड दिखाकर और साथ में दिखाकर ई, देन द चाइल्ड कैन से कि दिस इज की। तो मैम यही हो रहा है यहाँ पे, कुछ विजिबल नहीं हो पा रहा है शायद। तो एक बच्चे के पास तो क ई, तो वो की बन जाएगा। तो दोनों जब साथ कूद रहे हैं, साथ कूदने से क्या होगा कि वो की बन जाएगा। सॉरी मैम, जी मे आई रिपीट माई क्वेश्चन मैम? मैम, क्या हम क्वेश्चन थोड़ा एंड के लिए रख ले, इसको एक बार एंड में डिस्कस जरूर करेंगे। श्योर श्योर मैम, श्योर। थैंक यू सो मच। तो अब जैसे कि र न, अब बच्चे के लिए कॉम्प्रिहेंडेबल हो गया और वो इनको वर्ड्स को पढ़ पाएगा। आगे बढ़ते हैं तो इ की आवाज वाले अलग अलग शब्दों को हम पढ़ते हैं। तो बच्चा ये इन शब्दों को पढ़ेगा और फिर जैसे हमने यहाँ से कोई भी शब्द उठाया, जैसे तिल उठा लिया या बिल उठा लिया, तो हम यहाँ पे लेट मी एनोटेट, तो बच्चे को आप बोलेंगे, ये बुक में आपको पीछे मिल जाएगा इस, और या वाइप एंड क्लीन फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो उसमें भी होगा। तो बच्चा तिल बनाना है अब यहाँ पे, तो मुझे ति ढूंढना है, ढूंढने के लिए ति यहाँ पे है और ल यहाँ पे है। तो ति जब ल से जुड़ा तो क्या बन गया? तिल। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरे शब्दों के लिए, जैसे बिल, तो बी ढूंढना पड़ेगा, बी। इस तरीके से बच्चा वर्ड्स को बनाना सीखेगा 12 खड़ी में। तो वो यहाँ पे ग्राफीम का आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि लेटर दिखता कैसा है, और फिर साउंड का भी आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि उसकी साउंड क्या आ रही है, क्योंकि वो बोल के सीख रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने रीडिंग सिखानी है बच्चे को। सो एक मात्रा एक कहानी का कॉन्सेप्ट है, जैसा मैंने आपको बताया, बट उससे पहले हमें बच्चे को बताना पड़ेगा कि हम कौन से विशेष शब्द यूज कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या विशेष शब्द है या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है विशेष शब्द का हिंदी में? क्या कुछ ट्रिकी वर्ड्स होते हैं या कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो लिखे अलग हो और ध्वनि अलग आ रही हो? तो ऐसा हिंदी में नहीं होता, लेकिन अभी क्योंकि बच्चे ने ए नहीं सीखा है, ए की मात्रा नहीं सीखी है, तो वो ने नहीं पढ़ पाएगा, उसके लिए ये अनजान शब्द है। तो जब तक वो ये मात्रा नहीं पढ़ता, उसके लिए ये एक विशेष शब्द ही है। सो ने, में और को, ये 3 शब्द यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए हैं, जो हमें बच्चों को साइट वोकैबुलरी से ही सिखाने हैं, साइट से ही सिखाने हैं, वो इसे डिकोड अभी नहीं कर सकते हैं। तो इसको भी हम अलग अलग खेलों के माध्यम से सिखा सकते हैं, जैसे कि हम ने, में के को बोर्ड पे लिख दें और बच्चा आके आइडेंटिफाई करे, जब मैंने बता दिया कि ये ने साउंड करेगा, ये में साउंड करेगा और ये को साउंड करेगा, तो बच्चा वहां पे आके आप बच्चों को बुला के फ्लाई स्वॉटर से स्वॉट करने के लिए बोल सकते हैं, या हैंड बैंड बना सकते हैं या हेड बैंड बना सकते हैं बच्चों का, ताकि वो समझ सकें कि इन वर्ड्स को क्या कहा जाता है।
फिर हमारी जो नई ध्वनि हम बता रहे हैं, जैसे धड़ाम, थोड़ा एक डिफिकल्ट लेटर है जो बच्चे को नहीं समझ में आता, तो इसलिए एक नई ध्वनि आई ड़ की, जो नॉर्मली वो यूज नहीं कर रहा अपनी वर्णमाला में। तो धड़ाम शब्द हमने बताया। और जो कहानी में आए रेगुलर वर्ड्स हैं जैसे बगिया, तो ये बच्चे को एक ईज आउट कर रहे हैं कि पहले से ही उसे पढ़ना, एक बार एक काइंड ऑफ वोकैबुलरी दे रहे हैं। छिलका, निखिल। जब बच्चे ने ये पढ़ लिया तो आगे बढ़ेगा बच्चा। अब आप देखेंगे एज अ चाइल्ड क्या आप इसे पढ़ पाएंगे, क्योंकि बच्चे को इ साउंड आती है। निखिल, बगिया, गया था। आ मात्रा बच्चे ने सीख ली, इ मात्रा बच्चे ने सीख ली, तो बच्चा खुद से पढ़ सकता है। क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे हाँ या ना? क्या ये बच्चे के लिए डिकोडेबल हो गया? बगिया में एक स्पेशल वर्ड है। और आप एक काम और भी करवा सकते हैं कि पहले जितने स्पेशल वर्ड्स हैं उनके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ करवा लें, स्किपिंग एंड स्कैमिंग के थ्रू। तो पहले वो स्कैन करेगा और पहले जितने भी उसको, जैसे ने दिख रहा है, के दिख रहा है, को दिख रहा है, मे दिख रहा है, उसके नीचे वो अंडरलाइन कर लेगा। तो मतलब ये हमारे स्पेशल वर्ड्स है। सो अब बगिया में आम तथा अनार लगा था। सो अब ये बच्चा खुद रीड करेगा। एज अ टीचर आप उसको हेल्प करोगे और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको कॉम्प्रिहेंड करने में थोड़ी मदद करो, क्योंकि यहाँ हमारा मेन फोकस है कि बच्चा खुद से रीड कर पाए। सो ग्रेड 1 में हम कोशिश करते हैं कि बच्चा खुद से इंडिपेंडेंटली रीड करने लगे, और ग्रेड 2 में हमारी ये कोशिश रहेगी कि बच्चा वो जो रीड कर रहा है उसको वो कॉम्प्रिहेंड भी प्रॉपर कर सके। तो उसके भी टूल्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे ग्रेड 2 का, जब मैं आपको बताऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। कंचन मैम बोल रही है ओनली फॉर स्मार्ट। ऐसा क्यों मैम? क्योंकि हमने उसको ई साउंड पूरी वर्णमाला के साथ सिखाई है। क्या आप इसका कारण मुझे देंगी कि ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ स्मार्ट बच्चे ही कर पाएंगे? क्योंकि हम जो करना चाहते हैं सब बच्चों के लिए समान रूप से करना चाहते हैं। तो कोई स्लो लर्नर नहीं होता, कोई स्मार्ट लर्नर नहीं होता। बस कुछ चीजें बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कोई बच्चे, वही बच्चे शायद मैथ्स में तेज होंगे, अगर लिटरेसी में थोड़े कमजोर हैं, या उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होंगी। तो ये तो है कि बच्चे के पास अलग अलग स्किल्स होती हैं, और वो कुछ स्किल्स में बहुत अच्छा होता है और कुछ स्किल्स में थोड़ा सा पीछे होता है। मगर ये डिकोडेबल स्ट्रक्चर देने का एडवांटेज ही ये है ताकि सब बच्चे इसे रीड कर पाए। उसके बाद हमारे अभ्यास के प्रश्न आते हैं। ग्रेड 1 में जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं, प्रश्न डिकोडेबल नहीं है, क्योंकि प्रश्न नहीं बन सकते थे डिकोडेबल, मगर उनके जितने भी उत्तर हैं वो सब डिकोडेबल उत्तर है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो या वो फिल इन द ब्लैंक्स हो। सो बच्चा खुद से लिख पाएगा और कॉम्प्रिहेंड भी कर पाएगा कि आंसर क्या लिखा है। जैसे निखिल कहाँ गया था, तो वो क्योंकि बच्चे ने पढ़ा है कि बगिया में गया था, या पाठशाला पे था, या छत पर था, या बाजार में था। ये चारों ऑप्शंस उसके लिए डिकोडेबल रहेंगे। तो अलग अलग तरीके के यहाँ भी प्रश्न मिलेंगे आपको, सही या गलत मिलान कीजिए। और मूल्य आधारित प्रश्न ये हम कवर कर ही चुके हैं। जो पढ़ने की बारी ग्रेड 1 में है वो, उसको हमने जितना डिकोडेबल हो वो बच्चा खुद से पढ़े, और अगर कहीं उसको मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। मात्राएं भी हमने जो है अलग अलग कारण से कर दी हैं, तो बच्चा खुद से रीड ही कर सकता है। बट अगर बच्चे को मदद की जरूरत है तो यहाँ पे आप मदद कर सकते हैं। प्लस उसको यहाँ पे सिर्फ रीडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव अभी ये है कि वो मात्राओं की पहचान करके और उस शब्द को पढ़ सके। रीडिंग स्किल्स की बात हम सेकंड ग्रेड में करेंगे। कुछ खेल खेलते हैं। अगर कौन वॉलेंटियर करेगा, जैसे कि ये लिखा है आम का छिलका, तो आपको इसमें सिर्फ मात्राएं बोलनी। विल एनीबॉडी वॉलंटियर टू स्पीक? सिर्फ मात्राएं। हाँ जी सिल्की मैम।
मैम अ आ ई। नहीं, पूरे में आम का छिलका। मैम कैन आई स्पीक? जस्ट अ मिनट मैम, आप कोशिश करिए सिल्की मैम, फिर नेक्स्ट को बोलूंगी मैं। आई डिड नॉट गेट मैम। आ एंड ई। नहीं मैम, पूरे में आपको मात्राएं ढूंढनी है। मैम कैन आई रीड? यस मैम, कंचन मैम बताइए। आ आम का, ई आ। ओके। अगर मैं बोलूं आम, आ छिलका में आ, का में आ, ई आ, तो मेरा पैटर्न क्या बना? आ ई आ। ओके, अब आप ट्राई करिए काशवी की खीर। अंगूर कलकल। मैम आ ई ई तो नहीं है मैम, ई ही है। मैम आ ई अ। वेरी गुड। ई अ। तो इसी चीज को आप थोड़ा क्विकली भी करा सकते हैं। अब बच्चा मात्रा आइडेंटिफाई भी कर रहा है, उसकी साउंड भी समझ रहा है कि किस तरह से आती है। चुलबुली चुहिया, इट्स अ शॉर्ट साउंड मैम। तो एक फनी गेम भी हो गया और बच्चे को मजा भी आएगा और मात्रा का भी। नविता मैम कैन यू म्यूट योरसेल्फ? ओके, सो ये एक गेम हम कर सकते हैं जिसमें मात्रा का आइडेंटिफिकेशन भी हो रहा है, उसकी साउंड भी समझ में आ रही है और बच्चे को एंजॉय भी कर पाएगा बच्चा। और इसी पैटर्न को हम टाइम वाइज कर सकते हैं कि आप कितना जल्दी बोल सकते हैं, कौन कितना जल्दी बोल रहा है, या ग्रुप में बांट सकते हैं हम। जो ग्रुप सही उत्तर देगा उसके पॉइंट्स बनेंगे, इस तरीके से, या पेयर में काम कर सकते हैं बच्चे। इसी में आप किताब से भी अलग हटके कुछ अपना वाक्य दे सकते हैं, या कुछ और शीर्षक, किसी और कविता का शीर्षक या कहानी का शीर्षक दे सकते हैं जो बच्चे खेलें। एक और गेम हो सकता है जो कि मात्रा चक्र है। ये एक टूल है जो आप बना सकते हैं और उसको हम या तो ब्लैक बोर्ड पे बना लें या हम ऐसा पेपर पे बना लें और मात्रा चक्र हम बच्चों से उसकी साउंड्स क्लियर करवाएं। सो बेसिकली बच्चे जब साउंड क्लियर हो जाएगी तो उनके लिए कोई भी शब्द लिखना मुश्किल नहीं होगा, चाहे उन्होंने वो शब्द पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। जैसे हम पढ़े थे, तो अगर हमारी टीचर ने हमें किसान लिखना नहीं सिखाया तो हम नहीं लिख सकते थे, क्योंकि हमें साउंड बेस्ड नहीं सिखाया गया। हमें तो बोला क पे छोटी ई की मात्रा, स पे बड़े आ, बड़ा और फिर न, तो ऐसे रटा हमने। मगर अब हम जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो साउंड, अगर बच्चा सुन रहा है किसान, तो अब इसे ब्रेक करेगा, कितनी साउंड सुनाई देती है? 3 की सा न, और वो लिख भी पाएगा उसे करेक्टली। सबसे बड़ा एक जो चैलेंज रहता है हिंदी टीचर्स के लिए वो होता है स्पेलिंग मिस्टेक्स, जबकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम दिन रात हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन हिंदी का वो स्वरूप जो हम बोलते हैं और जो हम लिखते हैं वो बहुत ही अलग है। क्या ऐसा कोई है जो कॉन्फिडेंटली ये बोल सकता है कि मैं सही उच्चारण करती हूँ या करता हूँ हर शब्द का? हम आज अपनी बोली में क्या हम सही उच्चारण करते हैं? Can you write in the chat box? Thank you, ma'am. बिल्कुल सही, हम सही उच्चारण नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं मैं तो बहुत थक गई, बहुत बहुत, जबकि बहुत नहीं होता वर्ड, बहुत होता है, लेकिन हम बहुत बोलते हैं। या हम धई वर्ड बोल देते हैं जल्दी जल्दी में, धई, और जैसे मैं जल्दी जल्दी भी बोल रही हूँ, शायद ये इसका भी उच्चारण सही नहीं है। एक तो हमारा उच्चारण सही नहीं, ऊपर से हमारा मदर टंग इन्फ्लुएंस आ जाता है, क्योंकि हमारे देश में हर 50 किलोमीटर पे भाषा का बोलने का स्वरूप बदल जाता है।
और बच्चा जो आपके पास ग्रेड 1 में आ रहा है वो अलग अलग एरिया से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, या कोई डाउन साउथ से आ रहा है, तो उसका बोलने का जो तरीका है वो बिल्कुल ही अलग होगा। जो भाषा वो घर पे सुन रहा है, जिस तरह से उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं और जिस तरह से हम बोल रहे हैं, उन दोनों में ही इतना डिफरेंस रहेगा कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हिंदी में इतनी परेशानी बच्चे को फेस करनी पड़ती है। तो इसको हम पहले मात्राओं के कॉन्सेप्ट को सही करें। एज अ टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा उच्चारण सही रहे। तो मुझे थोड़ा समय का भी ध्यान रखना पड़ेगा और क्विकली कराना पड़ेगा। ये मात्रा चक्र एक खेल है। एक और खेल है मात्राओं की पहचान करने के लिए कि आप उनको एक रिटन स्टेटमेंट दे दें और हर मात्रा को कलर कोड कर दें, और उसी कलर के अकॉर्डिंग जो है बच्चे, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो मेरा जो ग्रीन कलर है दैट इज फॉर ओ की मात्रा, तो बच्चे को ओ की मात्रा को उस सेम कलर से ही हाईलाइट करना है। तो ये भी एक मात्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए गेम हम कर सकते हैं। सो ग्रेड 1 में तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि बच्चा जो है मात्राएं प्रॉपरली कर ले, ताकि उसे आगे कहीं रीडिंग में या राइटिंग में प्रॉब्लम ना आए। एक और हमारे हिंदी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इंग्लिश तो बच्चा इंग्लिश में, मैथ्स में, ईवीएस में, आईसीटी में, सब में पढ़ रहा है, लेकिन हिंदी वो सिर्फ हिंदी में ही पढ़ रहा है। आजकल तो बिलबोर्ड्स भी सब इंग्लिश में है, चैनल्स भी इंग्लिश में ही दिखाते हैं, जो भी उनको शीर्षक दिखाना होता है, तो सब कुछ, और व्हाट्सएप वगैरह की लैंग्वेज भी सब इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश ही इंग्लिश पढ़ रहा है, लेकिन हिंदी नहीं पढ़ता वो कहीं भी सिवाय अपनी पाठ्य पुस्तक के। तो एक हमें ये भी प्रेरित करना है कि बच्चा और मैगजीन्स या कॉमिक्स हिंदी में पढ़े, और इन एक्टिविटीज को, जैसे मैंने बताया, ये मार्क करनी है या की साउंड निकालनी है, उनको हम मैगजीन्स में या कॉमिक्स में मार्क करवा पाए बच्चों के लिए, तो बच्चा रीड भी करेगा और मात्राओं का ज्ञान भी होगा। सो अब क्विकली ग्रेड 2 पे आते हैं। ग्रेड 2 में पाठ के घटक सेम रहते हैं, लेकिन हमारा थोड़ा सा फोकस एरिया चेंज हो जाता है। यहाँ हमारा फोकस एरिया कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे रहता है। तो जो पाठ के झरोके से अगर आप इस चित्र को देखें, तो आपको चित्र में क्या क्या होता दिखाई दे रहा है, और उसकी हमने एक एक्टिविटी करानी है। मैंने देखा, मैंने सोचा, और ये मेरे लिए नया है। ये एक विजिबल थिंकिंग रूटीन है जो हम ग्रेड 2 में शुरू करते हैं। ग्रेड 1 में भी अगर टीचर कराना चाहे तो करा सकती है, क्योंकि ये, लेकिन ग्रेड 1 में बच्चा लिख नहीं पाता, या तो हम उससे ड्रॉ करवाएं या टीचर बोर्ड पे लिखे, ताकि वो अगेन रीट्रेट कर सके। सो आई सी, आई थिंक, आई वंडर एक विजिबल थिंकिंग रूटीन है। मैंने देखा, मैंने सोचा, और ये मेरे लिए नया है। तो अगर मैं यहाँ आप लोगों से पूछूं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आप लोग क्या देख पा रहे हैं? क्या आप चैट बॉक्स में लिखेंगे या आप बोल भी सकते हैं? एनी वन ऑफ यू? मैम कचरा। कचरा देख पा रहे हैं, और उसको साफ कैसे करना है, ओके, उससे होने वाली बीमारियां, ओके, वंडरफुल। बच्चों को साथ में माता पिता की कैसे मदद करनी चाहिए, कैसे सिखाना चाहिए। वंडरफुल। अच्छा, आप इसको देख के कुछ सोच पा रहे हैं कि ये बच्चे बीमार क्यों हुए होंगे? मैम क्योंकि उनके आसपास गंदगी फैली हुई है। गंदगी फैली हुई है, और ये बच्चे जब कॉफिंग कर रहे हैं, खांसी आ रही है, तो कुछ प्रिकॉशन भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसी चीज है जो कुछ आपको आश्चर्यचकित करती है? हेलो मैम, हमें हाँ बच्चे को बताना चाहिए कि हमें कचरा कहाँ फेंकना चाहिए और कहाँ नहीं फेंकना चाहिए। मैम, अभी मैं सिर्फ इन तस्वीरों की बात कर रही हूँ जो यहाँ चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। उनमें क्या ऐसी कोई चीज है जो आपको आश्चर्यचकित करती है? यस मैम, इसमें
गीला कचरा और सूखा कचरा सब एक जगह डाला हुआ है। परफेक्ट मैम। तो ये बच्चों को, अगर हमने एक बच्चे ने बोला, तो अगर मेरी कक्षा में 30 या 35 बच्चे हैं तो उनको इसकी जानकारी सबको मिलेगी कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए। एक अंग्रेजी में कहावत है कि अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। सो एक ही पिक्चर से हम बहुत कुछ सिखा सकते हैं, और यही पावर हार्नेस करता है विजिबल थिंकिंग रूटीन। तो वो बच्चे को आप करने को दें, और ये एसडीजी गोल से भी अलाइंड है। तो यूएन ने कुछ स्कूल्स को बोला है, कुछ एसडीजी गोल्स हैं जो 2030 तक, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स, वो इसलिए बनाए गए हैं कि ये जो हमारे धरती पे जितने रिसोर्सेज हैं, जैसे पानी है, हवा है और जमीन है, वो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो लोग रह रहे हैं या जानवर, जो भी जीवित और अजीवित वस्तुएं हैं, उनको हम ठीक से यूटिलाइज करें, ताकि हमारे आने वाली जनरेशन्स को ये चीजें मिले। तो ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल से भी अलाइंड है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन से। और एक कहानी है, बहुत ही प्यारी सी कहानी है, कचरे का बादल। उसके बाद उसका एक कनेक्ट एक्टिविटी है ये। तो एक विजिबल थिंकिंग रूटीन करा, यहाँ बच्चे ने सोचना शुरू करा कि वो क्या देख पा रहा है, वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, और क्या उसके लिए इसमें नया है। उसके बाद कुछ प्रश्न आते हैं, वो बच्चा प्रश्न करेगा और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। शब्दकोश से ग्रेड 1 में हमारी जो वोकैबुलरी है, वहां हमारा मात्रा बिल्डिंग मेन फोकस है। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हम इन शब्दों को समझ सके। तो हमारे एक तो टूल है कि वोकैबुलरी एनरिचमेंट कार्ड, जो हमारी शब्दावली पत्रक है, तो जिसमें बच्चा शब्द लिखेगा, उसका अर्थ लिखे और चित्रित करे। अगर वो वाक्य नहीं भी बना पा रहा तो वो चित्रित करे कि वो क्या समझता है उससे। उसके बाद हम एक ये टूल और है जो यूज कर सकते हैं, जिसको हम शब्द जाल कहते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर हम कोशिश शब्द दिमाग में सोचते हैं, तो कोशिश शब्द से हमारे दिमाग में और क्या शब्द आते हैं उससे जुड़े हुए। यहाँ मैं पर्यायवाची की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे कोशिश से रिलेटेड जितने भी शब्द आपके दिमाग में आते हैं वो बताएं। चैट बॉक्स में लिखें प्लीज। कोशिश शब्द से जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी शब्द। प्रयत्न। प्रयत्न लेकिन पर्यायवाची है। मैं ये बोल रही हूँ कि हाँ, आप पर्यायवाची बता सकते हैं, लेकिन कोशिश शब्द से आप और कहाँ यूज करते हैं, या उससे आप, जैसे मेहनत, जैसे हाँ जी, या जैसे पढ़ाई में किसी बच्चे ने कोशिश करी हो, जैसे मैम ने लिखा साहस, वेरी गुड। तो कहीं भी, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे हमने शब्द लिया दिन, तो दिन से सिर्फ हमें क्या क्या शब्द आएंगे? सूर्य, चिड़िया, उठना, इस तरीके से जो बच्चा सोच सके। अभी हमें बच्चे बनकर सोचना है। हिम्मत, जोश, वेरी गुड। रोशनी, वेरी गुड। तो ऐसे कोशिश शब्द से हमारे पास बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे जो हमें लिखने में आगे मदद करेंगे। वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। एक और टूल है, 3 शब्द लिख सकते हैं। तो 3 2 1 कदम होता है। 3 शब्द, 2 चित्र और 1 वाक्य। तो किसी भी वर्ड पे हम ये काम करा सकते हैं। जैसे गायब होना, दिखाई ना पड़ना, उसके लिए हम 2 चित्र बना सकते हैं कि कोई चीज थी और उसमें से गायब हो गई। तो बच्चे को एक्चुअली उसका क्रिएटिव एक्सप्रेशन हो रहा है कि किस तरह से उसे समझ आती है ये चीजें। उसके बाद बच्चे रीड करेंगे। रीड में वही है, बताइए, जैसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बताया था। तो ये एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है जिसमें एक बच्ची होती है। ये बच्ची, अगर आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये बच्ची, इसके सिर पर कुछ कचरे का बादल मंडरा रहा है। तो क्या होता है कि ये बच्ची जो है खा के चीजें इधर उधर फेंक देती है, कूड़ा हर जगह फैलाती है। तो एक दिन वो सारा कूड़ा इकट्ठा होके इसके सिर पे आ जाता है। वो कूड़ा इकट्ठा होने से क्या होता है, लोग इससे, बाकी के बच्चे इसके साथ नहीं बैठते, इसके साथ नहीं खेलते। धीरे धीरे वो समझती है कि ये क्या हो रहा है, और वो बुरा महसूस करती है। और फाइनली वो ये समझती है कि हाँ, अगर मैंने कूड़ा जगह पे डाला होता, अपनी मम्मी की बात सुनी होती, तो शायद आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब वो सोचती है कोई बात नहीं, देर हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं कूड़े को जगह पे डालना शुरू करती हूँ। और जब वो ऐसा करती है और दूसरों को भी कूड़ा जगह पे डालने के लिए प्रेरित करती है, तो धीरे धीरे कचरे का बादल खत्म हो जाता है। तो ये एक कहानी है जिसमें
नैतिक मूल्य भी मिला, जीवन मूल्य। क्या जीवन मूल्य मिला, क्या आप मेरे साथ साझा करेंगे? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, क्या जीवन मूल्य मिला इसमें, इस कहानी में? यही कि मैम कूड़ा जो है वो डस्टबिन में ही डालें, बिल्कुल इधर उधर ना फेंकें, बिल्कुल। और गीला कचरा गीले मतलब एक अलग डस्टबिन में और सूखा कचरा एक अलग डस्टबिन में डालें। तो यहाँ पे हमने एक कहानी के द्वारा हमने एक बच्ची का रियल लाइफ सिचुएशन बताया। और ये क्या आज की हमारी समस्या नहीं है? आज की तो यही समस्या है, जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं। Yes, और ma'am. उसमें हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? तो ये एक बच्चा इस कैरेक्टर से जुड़ पाएगा, इस चरित्र से जुड़ पाएगा और समझ पाएगा। समझ पाएगा, और मैम उसकी एक सोच बदल जाएगी इसको देख के, इसको सीख के। बिल्कुल। और उसके बाद अब मेरा जो ग्रेड 2 का फोकस है वो है कॉम्प्रिहेंशन भी। तो ये कुछ टूल हैं जो कॉम्प्रिहेंशन के लिए हैं। मैं अभी ये खत्म करके चैट बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो वहां से आप इन टूल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे कारण और प्रभाव, तो क्या क्या प्रभाव था बच्चे के सर के ऊपर, चीकू के सर के ऊपर कचरे का बादल मंडरा रहा था, बट उसका कारण क्या था? कि वो कचरा इधर उधर फेंकती थी। वो कचरा इधर उधर फेंकती थी, तो बच्चे जो हैं इसको भरेंगे। कारण क्या था? वो कचरा इधर उधर फेंकती थी, तो उसके सिर पर कचरे का बादल बन गया। अब यही प्रभाव आगे जाके मेरा कारण भी बन सकता है। तो अगर मैं कहूं प्रभाव ये था कि बच्चे चीकू से कोई बात करना पसंद नहीं करता था, तो यहाँ का प्रभाव उसका कारण बन गया कि क्योंकि उसके सिर पे कचरे का बादल मंडराता रहता था और उसके अंदर से बहुत बदबू आती थी। प्रभाव क्या हुआ कि कोई उससे बात करना पसंद नहीं करता था। तो इससे बच्चे को स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग आई, उसकी कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स इंप्रूव हुई, और कल को जब आप उसे क्रिएटिव राइटिंग के लिए बोलोगे तो उसको मदद होगी। वो समझ पाएगा कि मुझे अपने थॉट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, अपनी सोच को कैसे स्ट्रक्चर्ड करके लिखना है। एक और टूल है जिसमें हम भिन्नता, दो पात्रों के बीच या दो चीजों के बीच भिन्नता और समानता की बात करते हैं। एक और टूल है जिसमें हम कहानी योजना बनाते हैं कि शीर्षक, कहाँ, कब, कौन, कैसे, क्या हुआ था, क्या समस्या थी और क्या समाधान हुआ। तो ये पूरी एक कहानी का योजक है। ये अलग अलग आपको लेसन प्लान्स में भी मिल जाएगा कि कहाँ पे कौन सा टूल यूज करना है। आगे बढ़ते हैं। लिस्निंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। दो जगह आप कहानी जो लिस्निंग एक्टिविटी है वो करते हैं। एक बार जब आपने कहानी पढ़ ली तो अभ्यास करने से पहले हम ये कहते हैं कि आप इस कहानी का आप एक ऑडियो सुन लें। ऑडियो सुनने के दो तरीके हैं, या तो आप QR कोड से स्कैन कर लें, या आपको लेसन प्लान में डाउनलोडेबल ऑडियो मिलता है जो इस तरह के सिंबल से बना हुआ है, तो आप उसको वहां भी सुन सकते हैं। एक बार जब बच्चे ने सुना तो उसे रिवाइज हो गया और वो अभ्यास करने में ज्यादा सक्षम हो गया। अभ्यास के लिए मैं आपको कहूंगी, चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 5 हो, कृपया करके उन्हें आंसर ना दें। पहले उन्हें ये मौका दें कि वो डिस्कस कर सके और वो क्वेश्चंस को खुद से रिजॉल्व कर सके और उनके आंसर दे सके। चाहे बाद में आप बोर्ड पे लिखा दें, क्योंकि हम अभी ग्रेड 3-4 तक तो, आई थिंक 5 तक तो शायद बोर्ड पे ही लिखाते हैं, लेकिन फिर भी उससे पहले एक एक्टिविटी करें। थोड़ा समय तो लगता है, थोड़ी मेहनत भी लगती है, लेकिन यह है कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल्स उनकी बेटर हो जाती है। सो मूल्य आधारित प्रश्न रहेगा, सुनने की बारी, बोलने की बारी, ये हम कवर कर चुके हैं। जो दूसरा ऑडियो आता है वो सुनने की बारी में आता है। ये QR कोड दिया हुआ है, अगेन लेसन प्लान में आपको डाउनलोडेबल मिलता है। आप बच्चा घर पे भी QR कोड को स्कैन करके उसे सुन सकता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता है। वर्तनी, जैसा मैंने बताया आपको, वर्तनी हमारी ग्रेड 5 तक चलती है। तो यहाँ पे भी हमने संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन की नॉलेज दी है कि किस तरीके से संयुक्ताक्षर और संयुक्त व्यंजन बनते हैं। व्याकरण आपको हर चैप्टर में मिलेगी, और व्याकरण आपको मिलेगी कॉन्टेक्चुअल ग्रामर आपको मिलती है, यानी जो पाठ पे आधारित ग्रामर होती है उसको हमने सीक्वेंस में ना देके जो भी चीजें पाठ में आई हुई हैं उसके हिसाब से दिया है। जैसे यहाँ पे मेरा नाम चीकू है,
तो चीकू एक संज्ञा हो गई। हमने बताया किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन ये तो एक डेफिनेशन ही हो गई और हमने कुछ शब्द बता दिए, बट अब बच्चों को कैसे समझ में आएगा? तो फिर से हम कुछ खेल खेलते हैं। जैसे बच्चों को हम एक इमेजिनरी कैमरा या एक पेपर कैमरा दे दें कि जाओ क्लिक करके आओ, किस किस की फोटो तुम क्लिक कर सकते हो। तो अगर मैं आप में से किसी से पूछूं अभी आपके आसपास जो भी चीज है उनमें से किस चीज की आप फोटो क्लिक कर सकते हैं, क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे जहां भी आप बैठे हैं? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स अलमीरा। तो अलमारी क्या वो संज्ञा है? बिल्कुल संज्ञा है। बेड, टीवी, ठीक है। तो हमें बच्चों को कुछ रटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एक गेम उनको मदद करेगा कि वो देख सकेगा और बता सकेगा कि संज्ञा क्या है। जिसे मैं देख सकता हूं, जिसकी मैं फोटो खींच सकता हूं, वो संज्ञा है। एक और गेम करते हैं ग्रामर का। अगर मैं ये पहली पिक्चर बताऊं और ये एक गेम है क्या एक और क्या अनेक, तो आप क्या देख सकते हैं इसमें? क्या एक है और क्या अनेक है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। वेरी गुड। पन्ने अनेक हैं, किताब एक है, किताब एक, उसके पन्ने अनेक। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट में पन्ना पन्ने पे बात नहीं करी, किताब किताबें पे बात नहीं करी, मैं बात कर रही हूं कि एक और अनेक का जो कॉन्सेप्ट है, तो वो यहाँ इस चीज के थ्रू हम कवर कर सकते हैं कि किताब तो एक है लेकिन पन्ने अनेक हैं। एक पन्ना भी ले सकते हैं जो पन्ना एक है लेकिन उस पे शब्द अनेक है। तो इस तरीके के गेम है। जैसे ये पेड़ है, पेड़ एक लेकिन उसमें पत्तियां अनेक, शाखाएं अनेक, और अगर फल फूल होते तो वो भी अनेक। तो ये इस तरीके के गेम्स बच्चों को जो विजुअल भी हैं, आप उन्हें आसपास के सराउंडिंग में ले जा सकते हैं। आप क्लासरूम में रियल लाइफ एक्टिविटी कर सकते हैं कि अब आप बताइए आपके पास क्या एक है और क्या अनेक है। तो बच्चों पे बैग एक होगा लेकिन उसमें पुस्तकें अनेक होंगी, पेंसिल बॉक्स एक होगा लेकिन उसमें पेंसिल्स अनेक होंगी, कक्षा हमारी एक है लेकिन बच्चे अनेक हैं। तो उनको एक और अनेक का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। उसके बाद हम डेफिनेटली हमें वर्ड्स कराने पड़ेंगे कि पत्ता, पत्ते, चिड़िया, चिड़िया। तो इस तरीके से हमें वो तो कराना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमने क्लियर किया। अब आती है जैसे ग्रेड 2 में मैं आपको लिखने की बारी का पहले क्लियर करती हूँ। जैसे शब्द जाल हमने बनाया और ये ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पहले कहते हैं कि याद वाले, जैसे हमने याद करा, समझा, हमने समझा मात्रा कौन सी होती है, फिर हमने समझना शुरू करा कि स्टोरी क्या है, उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझा, फिर हमने उसे अप्लाई करना शुरू किया, और फाइनली जो सबसे ऊपर होता है हाई कॉग्निटिव डोमेन में, तो क्रिएट करना। सो मेरी क्रिएटिव राइटिंग एक क्रिएशन का पार्ट है जिसमें कि शब्द जाल मेरी मदद करता है। तो लिखने की बारी है। 2-3 वाक्यों में लिखकर बताइए कि अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। तो यहाँ पे है साफ सुथरा, कक्षा साफ सुथरी, और उससे रिलेटेड हम शब्द जाल बनाएंगे और वो ही हमें लिखने में मदद करेगा। तो बेसिकली ये टूल्स हैं जो हमें क्रिएटिव राइटिंग में हेल्प करते हैं। नॉर्मली हमें हमारे टीचर्स ने ऐसे ही कराया कि 2-3 वाक्यों में लिखिए, तो टीचर ने ही वाक्य दे दिए, हमने उन्हें लर्न कर लिया और वही हम एग्जाम में लिखा है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को सबको चाहूंगी ये कि आप लोग बच्चे को लिबर्टी दें कि वो चाहे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स करेगा, बट वो खुद से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। कोई तो कहेगा कि पेंसिल का शार्पनर जो है, शार्पन जो पेंसिल है वो हमें डस्टबिन में डालनी चाहिए, कोई बोलेगा मुझे डेस्क प्रॉपर्ली अरेंज करने चाहिए, कोई कहेगा कि सफाई रोज होनी चाहिए। तो इस तरह से हर बच्चे का अलग अलग रहेगा। ये लिखने की बारी रहेगी। अब आते हैं हम ग्रेड 2 में पढ़ने की बारी। यहाँ पे हमारा मात्राओं का ज्ञान प्रॉपर हो चुका है बच्चे को। अब हम यहाँ पे उनका जो हमें मूल्यांकन करना रहेगा वो इस तरीके से कि वो क्या इसे प्रॉपरली पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं।
क्या वो पंक्चुएशंस पे, विराम चिन्हों पे का पूरा ख्याल रख पा रहे हैं कि कब पूर्ण विराम आया, कब कॉमा आया, और उस पर हमें किस तरीके से बोलना है, कहाँ हमें पॉज देना है, और मात्राओं का क्या प्रोनाउंसिएशन, क्या मेरा उच्चारण प्रॉपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो इस पे हमें बच्चों का मूल्यांकन करना पड़ेगा। सो यहाँ ग्रेड 2 ऑनवर्ड्स मेरा ऑब्जेक्टिव पढ़ने की बारी का थोड़ा सा अलग हो गया, जिसमें हम एक्चुअली रीडिंग स्किल्स की बात करेंगे। वर्कबुक जो है हमारी अगेन एक असेसमेंट टूल रहती है। वर्कबुक का जो स्ट्रक्चर रहता है वो ये है कि अगर जब आपने फर्स्ट कंपोनेंट करा, ट्यूनिंग इन जो पाठ का झरोका है, और आपने शब्दावली करी, उसके बाद मेरा जो कार्यपत्रिका होगी वो करनी रहेगी। तो नॉर्मली जो फर्स्ट जो वर्कशीट है वो वोकैबुलरी पे ही है, शब्दावली पे है, वो आप करेंगे। सेकंड जो हमारी वर्कशीट आती है वो ग्रामर पे आती है। तो यहाँ पे हमने ग्रामर और वर्तनी पे करा, तो यहाँ पे वर्तनी है, और फिर हम ग्रामर पे आए, संज्ञा शब्दों पे करा। जो फोर्थ हमारी वर्कशीट रहती है वो उनका इंडिपेंडेंट कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हम चेक करते हैं। तो ये बच्चे खुद पढ़ेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर खुद देंगे। तो हमें पता चलेगा कि एक कहानी जो हमने समझाई और एक पैराग्राफ, एक अनसीन पैसेज जो बच्चे ने करा, उससे वो क्या समझा। और जब बच्चे ने राइटिंग स्किल सीखी, जो बच्चा सीख रहा है, खुद से क्रिएटिव एक्सप्रेशन अपना दे रहा है, उसके लिए फिर वो कार्यपत्रिका 5 करेगा, जिसमें कोई चित्र दिखाकर या कोई सिचुएशन देकर, या कहीं पे हमने उनको कॉपी करने के लिए बोला है जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ताकि उनको लिखने की प्रैक्टिस हो। आजकल हिंदी जितना पढ़ना हमने कम कर दिया और लिखना तो शायद बिल्कुल ही कम कर दिया। तो यहाँ पे लिखने की भी प्रैक्टिस बच्चा करे। तो कार्यपत्रिका को हम एज अ असेसमेंट टूल यूज करेंगे। ग्रेड 1 में भी और ग्रेड 2 में भी एक चित्रकथा रहती है। चित्रकथा बच्चों को थोड़ा इंटरेस्टिंग लगती है, और ग्राफिक से बच्चा कनेक्ट कर पाता है, और वो ये भी समझ पाता है कि चित्रों के द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कैसे कर सकते हैं। जब मेरा चैप्टर खत्म हो गया, मुझे कहाँ वर्कबुक करनी है और कहाँ पे मुझे अपने बाकी के कंपोनेंट करने हैं, सब खत्म होने के बाद मेरा स्वयं मूल्यांकन बच्चे करते हैं। ग्रेड 1 और 2 में आपको पढ़कर सुनाना पड़ेगा, क्योंकि शायद बच्चे ये नहीं पढ़ पाएंगे, बट क्या वो उसके शब्दकोश सारे सीख गए हैं, शब्दकोश से सारे शब्द उन्हें आते हैं, क्या पाठ बोध उन्हें समझ में आ गया है, वो कहाँ पे है, क्या वो बिना सहायता के कर पा रहे हैं, या थोड़ी सहायता, या पूरी सहायता उन्हें चाहिए, अभी उन्हें समझ में नहीं आया। ये बच्चे खुद से बताएंगे, तो आपको पता चलेगा कि बच्चा अपने अपने को कैसे असेस कर रहा है, अपने आप के बारे में क्या सोच रहा है कि इसमें मुझे कितना आता है, कितना नहीं आता। इसको सिर्फ आप एक एज एन एक्टिविटी ना लें, इसको थोड़ा सा समय दें, तो बच्चे को एक अपने आप पे रिफ्लेक्ट बैक करना आएगा, और ऑनेस्टली ओपिनियन रखना आएगा कि किस तरह से हमें स्वयं मूल्यांकन करके और उसका जवाब देना है, कहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है। कई बच्चे शर्माते हैं, वो बोल ही नहीं पाते कि यहाँ पे मुझे तकलीफ है, यहाँ पे ये चीज मुझे मैम समझ नहीं आई। तो यहाँ पे हमें बच्चों को अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना सिखाना है। तो थोड़ा सा समय इनिशियली आपको देना होगा इस एक्टिविटी के लिए। और अगर आपने, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं मूल्यांकन रहेगा जब आप वर्कशीट चेक करेंगे या आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको भी पता है, तो आप भी बच्चों को प्रेरित करें कि आप सही यहाँ पर लिखें कि आप कहाँ किस लेवल पर है। सो ये कुछ जीवन मूल्य हैं जो हम जीवन मूल्य और एनईपी की मैंने पीछे भी बात करी। जैसे हमने कचरे का बादल देखा, तो अपनी गलती स्वयं जानना समझना, माँ का कहना मानना, साफ सफाई का महत्व समझना, कूड़ा कूड़ेदान में डालना, दूसरों की अच्छी बुरी आदतों में अंतर बताना, और साफ सफाई के लिए प्रेरित करना। एनईपी कहता है कि साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता आनी चाहिए बच्चों में, तो ये कहानी उसके लिए है। और पर्यावरण संरक्षण की भी बात करी गई है, तो इस कहानी में उसकी भी बात करी गई। एक बार मैं आपको लेसन प्लान दिखा देती हूँ। जस्ट आई विल स्टॉप शेयरिंग एंड शेयर अगेन। लेट मी शेयर द लेसन प्लान।
सो जो लेसन प्लान आपको मिलता है उसकी जो फर्स्ट स्लाइड है वो बात करती है मुख्य केंद्रित बिंदु की, कि पूरे चैप्टर में हम क्या समझ रहे हैं। हर चैप्टर जो है कुछ पाठ योजनाओं में विभाजित है। सो जैसे ये पाठ योजना 1 है। पाठ योजना का मतलब है एक टीचिंग पीरियड, जिसको हम 30 से 35 मिनट का टीचिंग पीरियड लेते हैं। और हमारा जो पाठ योजना है वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड होती है। पहला है आओ जुड़े, दूसरा है जुड़कर सीखें, और तीसरा है सीख कर समझे। आओ जुड़े का ऑब्जेक्टिव है कि हम कनेक्ट बना सके बच्चों के साथ। जुड़कर सीखे में हम एक्चुअली बच्चों को पढ़ाते हैं, और सीख कर समझे में बच्चा रिफ्लेक्ट बैक करता है। जैसे ये चैप्टर है कुट्टी। कुट्टी में कुट्टी एक कविता है जिसमें कि 2 दोस्त हैं, और दोनों दोस्तों में लड़ाई हो गई है। तो वो एक दोस्त दूसरे दोस्त को लेने जाता था सुबह स्कूल के टाइम पर। तो वो सोच रहा है आज तो उसने मेरे से झगड़ा कर लिया है, तो आज तो हमारी लड़ाई है, तो आज तो वो आएगा नहीं, और बड़ा अच्छा है, मुझे स्कूल जाने से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन वो दोस्त फिर भी आता है। तो बेसिकली दोस्ती के महत्व पे कहानी है। तो उसके लिए हमने एक बच्चों से ही उनकी राय जानने की कोशिश करी कि अच्छा दोस्त क्या होता है और आप अच्छे दोस्त कैसे बन सकेंगे। नेक्स्ट है कि ये हमने कुछ इमेजेस दिखाई जिसके थ्रू हमने पूछा कि कौन से गुण हैं जो अच्छे दोस्त के हैं। बच्चों को स्माइली दिखाकर बताने हैं, तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अब हमने कुट्टी और कुट्टी के फ्रेंड से उनको इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि दोनों का झगड़ा हो गया है, और फिर कुछ सवाल पूछे उनसे। अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये मेरा जो है ये मेरा क्लास सेटिंग्स बता रहा है कि मेरी एक्टिविटी होल क्लास होगी, या मेरी पेयर्ड एक्टिविटी होगी, या ग्रुप में एक्टिविटी होगी, या इंडिविजुअल एक्टिविटी होगी। सो हमने 4 तरीके से एक्टिविटीज को या पढ़ाने को करा हुआ है। तो ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, होल क्लास एक्टिविटी और पेयर्ड एक्टिविटी। तो ये उसको डिफाइन करता है। फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस है, और उन क्वेश्चन, और ये आप नीचे देख पाएंगे कि पूरे टीचिंग नोट्स लिखे हुए हैं। टीचर को किस तरह से चीजों को कंडक्ट कराना है वो यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जैसे इस स्लाइड पे पूरा गेम हमने बना रखा है कि किस किस तरीके से इस लेसन को कंडक्ट करा जा सकता है, इस स्लाइड को कंडक्ट करा जा सकता है। अब अगर हमें वोकैबुलरी बिल्डिंग करनी है तो अगेन कहीं पे पिक्चर के थ्रू, वोकैबुलरी के भी बहुत सारे गेम्स होते हैं। जैसे हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप इस वर्ड को डम शराड के थ्रू खेलें, या इस वर्ड को आप पिक्शनरी के थ्रू खेलें। तो वो हम उन शब्द को रीट्रेट कर रहे हैं उनके दिमाग में, ताकि वो पिक्चर से एसोसिएट कर सके, ताकि वो एक्टिविटी से एसोसिएट कर सके, और उनका रिटेंशन ज्यादा हो सके। डेफिनेटली आप श्रुतलेख के लिए भी थोड़ा सा टाइम रखें। अपनी जहां पे आपने पढ़ा दिया है तो बच्चों को श्रुतलेख के लिए भी तैयार रखें, लेकिन अपने उच्चारण को सही रखें और बच्चों को भी सही उच्चारण रखने के लिए प्रेरित रखें। सो हमने ये कराया, जैसे वर्ड्स कराए, कुछ पिक्चर दिखाई, एक बेस बनाया, कनेक्ट एक्टिविटी करी, उसके बाद हमने वर्ड सिखाए, और उसके बाद बच्चों ने रिफ्लेक्ट बैक किया जहां पे उन्होंने शब्द शब्द का अर्थ और उससे रिलेटेड वाक्य या चित्र बनाया। फाइनली सेकंड, जिसमें हमने रीडिंग करवाई, रीडिंग से पहले कुछ कनेक्ट एक्टिविटी करवाई, पात्रों का परिचय दिया कि ये हैं 2 बहुत अच्छे दोस्त, मोहन और विजय सिंह, और पात्रों का परिचय देने के बाद उनसे रिलेटेड एक जो कविता है वो करवाई। So that's all from my side. Now I'm open to question. You can ask questions. आप लोगों के जो भी सवाल हो। मेरे को एक क्वेश्चन आया था कि बहुत मात्राओं की जो है कैसे हम कराएं। तो मात्राओं के लिए हमने काफी सारे गेम सीखे हैं। I hope that question is I'm able to answer that question कि मात्राओं को और ग्रामर को हम किस तरीके से बेस्ट वे में, जिससे बच्चे के दिमाग में रहे और उन एक्टिविटीज के द्वारा बच्चा उसका कॉन्टेक्स्ट समझ पाए, ना कि सिर्फ रोट लर्निंग कर पाए। Diksha ma'am, if you're getting any question, you can tell me. Yes, ma'am.
अभी तक चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, सो अगर आप अलाउ करते हैं सो मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है मैम, हमारे पास जितना समय है समय का, क्योंकि इनको एक सर्टिफिकेट के लिए एक एक्टिविटी भी करनी थी जी और मैं ड्राइव का लिंक दे रही हूँ, ये अभी वैलिड है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है ड्राइव का लिंक। इधर से आप विजिबल थिंकिंग रूटीन का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं, पूरा बुकलेट बनाया हुआ है हमने विजिबल थिंकिंग रूटीन का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे यूज कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ। और मैं बहुत मेरा बहुत ये आग्रह है आप लोगों से कि आपको मात्रा में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन बच्चों का बेस, क्योंकि आप फाउंडेशन क्लासेस के टीचर्स हैं, तो आप उसको प्लीज मात्राओं को बहुत अच्छे से क्लियर कर दें, और ताकि आगे जो है बच्चे का बेस हमेशा स्ट्रांग रहे। नहीं तो अगर आप किसी बोर्ड की टीचर से भी मिलेंगे, 10th की 9th-10th की टीचर से भी मिलेंगे, तो उसका भी सबसे पहला यही कंप्लेंट होता है कि नहीं काम कर पाते बच्चे, मात्राएं नहीं लिख पाते और स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं। थैंक यू सो मच। दीक्षा, आर वी गोइंग विद द क्विज? यस। सो श्वेता मैम, धन्यवाद इतनी शानदार और ज्ञानवर्धक कार्यशाला के लिए, और मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए।